नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस प्रस्तुति में। राजनीति को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में गिरावट आ रही है, सियासत में गिरावट आ रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात राजनीति में कम से कम पिछले कुछ एक अरसे में देखने को मिली है कि जिनको साइलेंट हीरोज़ कहा जाता था, उन साइलेंट हीरोज़ की आवाज़ अब कहीं ज़्यादा गूंजती दिखाई देती है। जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग थे, उनके पर्दे के पीछे के कामकाज को कहीं न कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है और राजस्थान में पिछले 1 साल में घटी 2 घटनाओं ने इस पर मुहर लगाई है। पिछले साल भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सीधा मैसेज था कि आपका काम अनदेखा नहीं रहेगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस साल प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर मदन सिंह राठौड़ को अपना चेहरा चुना, जिसको लेकर हर कहीं यही मैसेज था कि एक ऐसा व्यक्ति जो संगठन को साथ में लेकर चल सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो संगठन को सर्वोपरि मानता है, एक सहज, सुलझा हुआ और मिलनसार व्यक्ति पार्टी में अगर है तो उसकी अनदेखी नहीं हो सकती, वो अपना जायज़ मुकाम हासिल करेगा। मदन जी प्रदेशाध्यक्ष बने और आज हमारे साथ बातचीत के लिए, इस खास बातचीत में तह तक में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मदन जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि कोई भी समझदार, परिश्रमी व्यक्ति और ख़ास तौर पर अगर वो संगठन करता हो, तो वो अपनी एक टू डू लिस्ट लेकर चलता है, मुझे क्या-क्या करना है। आपकी टू डू लिस्ट इस वक्त मुझे समझ में आता है कि बहुत लंबी होगी। उसके कुछ हाइलाइट्स सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, फिर हम बात करते हैं। देखिए, जब से मुझे ये दायित्व दिया गया है, मैं सबसे पहले तो ये जो हमारे आज तक के प्रदेश अध्यक्ष रहे या वरिष्ठ नेता हैं, उन सब से मैं सहयोग प्राप्त करूं, उनसे मार्गदर्शन लूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। फिर हमारे जो कार्यकर्ता है, उनको साथ में लेकर जो केंद्र और राज्य सरकार की बजट की घोषणाएं हैं या योजनाएं हैं, उनकी क्रियान्विति के लिए उन सब कार्यकर्ताओं से आग्रह करूं कि आप सरकार का सहयोग करें और ज़रूरतमंद नागरिक को उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं, क्षेत्र में विकास करें, ताकि जो हमारा बजट है वो उसका लाभ आम नागरिक को मिल सके। संगठन को हम सुदृढ़ करें, मजबूत करें और विशेष रूप से पार्टी को एक व्यापक स्वरूप देना। हमारे संस्थापक दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक बात कही थी कि आज जो हमारा विरोधी है, कल हमारा समर्थक बने, हम ऐसा प्रयास करें। आज जो हमारा समर्थक है, कल वो हमारा मतदाता बने। आज जो हमारा मतदाता है, कल हमारा कार्यकर्ता बने। यानी हमें व्यवहार ऐसा रखना है, प्रत्येक के साथ इस प्रकार का व्यवहार रखना है। जो हमारा विरोधी है वो हमारे विचारधारा से विरोधी हो सकता है, लेकिन उसको हम अपनी विचारधारा समझाएंगे, उसको हमारी रीति नीति कार्य प्रणाली से अवगत कराएंगे, हमारे व्यवहार से उसको संतुष्ट करेंगे, तो वो निश्चित रूप से कल हमारा समर्थक बनेगा। हमको इस दिशा में काम करना है और हम अपने पार्टी के इतने स्वरूप को व्यापक कर दें, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक हमारे यहाँ बने। वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र सब में चाहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा। ठीक बात है। आपने 3 बातें कही मोटे तौर पर। एक तो जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं, पुराने जो आपके लीडर्स रहे हैं, उन सब का सहयोग आपको मिले। दूसरा, कार्यकर्ता सरकार से कामकाज, सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुँचाएँ, इसके लिए आप उनको सक्रिय करें। तीसरा, आप उसका विस्तार करें। पहली बात जो है वो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती रही है आपके जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष हैं उनके सामने भी और आपके सामने भी मुझे लगता है कि होगी। चूँकि होता क्या है कि जो दिन सबका दिन होता है, उस दिन सारे लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, मुस्कुराते भी हैं, मालाएँ भी पहनते हैं, मुँह भी मीठा कराते हैं और फेवर में भाषण भी देते हैं एक दूसरे के प्रति। स्वाभाविक विनम्रता, राजनीतिक जो संत भाव है वो दिखाई देता है उस दिन मंचों पर, लेकिन वो संत भाव मंच से उतरने के साथ ही विलुप्त हो जाता है। उसके बाद जो ग्रीवेंसेज हैं, पर्सनल ग्रीवेंसेज हैं, उनको लेकर लोग अकाउंट्स को कैसे-कैसे सेटल करते हैं राजनीति में, आपने देखा है। अब आपका जो जिस दिन पदभार ग्रहण समारोह हुआ, उस दिन मैंने देखा और उस दिन अच्छी बात ये थी कि जिनके बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पता नहीं वो नाराज़ होंगे, ये नाराज़ होंगे, इससे पहले फलाँ जी नाराज़ रहे हैं, वो नाराज़ रहे हैं, वो सब लोग आपके साथ दिखाई दे रहे थे।
लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग सीपी जोशी जी के साथ भी दिखाई दे रहे थे 2 साल पहले। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती, आपने सबसे पहले जिक्र भी इसका किया, और मुझे लगता है कि इसी को आपको सबसे ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, ठीक बात है। राजनीति में कई धारणाएं बन जाती है, जी। और धारणाएं ऐसी होती है कि कोई साथ में है नहीं है, इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि हम नीतिगत फैसले करते हैं, और अकेला अध्यक्ष कोई भी फैसला नहीं करता, सबके साथ चर्चा करने के बाद में कोई फैसला करता है। सामूहिक निर्णय, ये जो विचार मंथन के बाद में कोई नतीजे पर पहुंचते हैं, उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि बड़े से बड़े निर्णय हमारी पार्टी ने कर दिए, लेकिन उसको हमारे कार्यकर्ता ने स्वीकार किया। हमारा नेता भी स्वीकार करता है, कार्यकर्ता भी स्वीकार करता है। आपको पता है, कई हमने मुख्यमंत्री भी नए ला करके दिए तो कार्यकर्ता ने तुरंत स्वीकार किया, और वरिष्ठों ने भी तुरंत उसको स्वीकार किया। ये सब निर्णय साथ में बैठ करके चर्चा करने के बाद ही वो लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर यही है कि हम सब आपस में, जैसे मैं मेरे बारे में भी सोचता हूँ कि मैं किसी से कोई भी दूरियां नहीं रखता, सबसे मेरे प्रेम भाव है, सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं नियमित रूप से सबके संपर्क में भी हूँ। कोई भी विषय आता है तो मैं टेलीफोनिकली या प्रत्यक्ष मिल कर के और चर्चा कर लेता हूँ, उसका समाधान ढूंढ लेता हूँ। तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ईगो कहाँ टकराता है, जहाँ एक तरफा कोई फैसला हो जाए, अगले को विश्वास में नहीं ले, तब जाके समस्या होती है। हम विश्वास में लेते हैं, सबके साथ चर्चा करते हैं, और मेरे लिए तो किसी के मन में कोई ऐसा है भी नहीं, सभी। हाँ, ये बात आपने सही है कि पूर्व अध्यक्षों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन मेरा तो यही सोच है कि मैं सबके साथ चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला लूँ। हाँ, सही बात है। चर्चा, डायलॉग, कम्युनिकेशन पहली कड़ी है। अगर हमको बिखराव जैसी बात को या मतभेद जैसी बात को ख़त्म करना है, तो आप जो कार्यकर्ताओं का कह रहे हैं कि कार्यकर्ता काम करवाएं, सरकार से काम करवाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, सरकार के कार्यक्रमों का फ़ायदा सबको मिले, इसके लिए कोशिश करें। सरकार के कामकाज का सबसे बड़ा जो खुला मंच होता है, विधानसभा होती है, वहाँ मैंने ये जो बिखराव वाली बात है ना, उसी से कहीं ना कहीं जुड़ती है ये बात भी। वहाँ मैंने ये देखा, इसी सेशन में, पहला सेशन दूसरी तरह का था, दूसरे सेशन में तस्वीर कुछ बदली नज़र आ रही थी। क्यों बदली नज़र आ रही थी वो भी मैं आपसे आगे पूछूंगा। लेकिन मैंने ये देखा कि जो अनुभवी मंत्री हैं, जो इस वक्त पोर्टफोलियो नहीं है जिनके पास, जो विधायक के तौर पर बैठे हुए हैं, उनको, जो अभी के मंत्री हैं, अगर कहीं असहज होते हुए वो दिखाई दे रहे थे, किसी प्रश्न पर दिखाई दे रहे थे, किसी बहस में, किसी चर्चा में दिखाई दे रहे थे, तो उनके चेहरे पे व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रही थी तो बंद कमरों में जाहिर हो रही थी, पता चल रहा था। तो वो जो अनमनापन है वरिष्ठ लोगों का, जिसके कारण बताने की, जानने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते हैं कि जब व्यक्ति को, देखिए जैसा आपने कहा ना कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, आपकी कार्यशैली से आपसे किसी की नाराज़गी नहीं होगी। किसी को भी दर्द होता है, वो ये होता है कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जगह मैं क्यों नहीं, मुझ में क्या कमी थी, मुझे होना चाहिए था यहाँ। तो बात वो आ जाती है। और वो जब बात आ जाती है तो मैंने देखा कि कम से कम आधा दर्जन मंत्री होंगे जो पूर्व हो गए हैं अब, तो उनका वो जो पूर्व गूंजता रहता है दिमाग में, वो उनको जब चर्चा हो रही होती है, जब डिबेट हो रही होती है, जब ये ज़रूरत होती है कि आप खड़े हों और अपने तजुर्बे का फ़ायदा दें, तब वो खामोश कर देती है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, जी। ये स्थितियाँ एक वैसे तो मानव स्वभाव कह सकते हैं अपन, लेकिन ये कमी कहाँ होती है कि जब किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे, उसके पूरा सम्मान जो उसको मिलना चाहिए वो यदि नहीं मिले, जवाब देने के लिए मंत्री मुझे बनाया है और मैं जवाब दूंगा, मेरे दूसरे साथी को मंत्री नहीं बनाया है तो वो जवाब नहीं देगा, लेकिन चूंकि उसके सम्मान की भी हमने रक्षा की है, उसको भी बराबर मंत्री को जितना सम्मान मिलता है उतना उसको भी मिलता है, तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। एक रूपता होती है, सब साथ में बैठ करके और आपस में सम्मान भी उसका भी सबको बराबर मिलता है, और जो मंत्री बन गया है उसको भी उतना ही सम्मान मिले, तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने ऐसा कयास लगाया है कि कोई जैसे चेहरे से कोई प्रकट कर रहा है, ये भाव पढ़ना ये भी आपको आता है, मैं तो इसमें क्या बताऊं। राजनीति वाले तो इसमें हमसे ज्यादा माहिर होते हैं। आपको ऐसा चेहरा चाहिए हमको तो पढ़ने के लिए, आपको तो हवा का रुख चाहिए खाली, आप तो हवा सूंघ कर बता देते हैं कहाँ से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर देखिए, मंत्री बनना
या मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री एक ही होगा और मंत्री 15% ही होंगे, ये सभी जानते हैं। और जब एक बात मैं और बताऊं आपको कि जब मुख्यमंत्री से सीनियर कोई दूसरा उसको सहयोगी करना है, उसको अपेक्षाएं नहीं करना नहीं चाहिए, साथ में बैठ करके काम करना चाहिए। और नई पीढ़ी भी तैयार हो, और नई पीढ़ी, मैं तो एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बेटा यदि बाप से सवया निकले तो बाप को खुशी होती है। सही बात है। नहीं, इसका आम आदमी की अगर आप बात करिए तो आम आदमी में तो इसका मैसेज बहुत अच्छा गया कि अब आप ये तो संभव है नहीं कि साहब ये इंतज़ार करें कि किसी की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं तो युवा रहते हैं, 70-75 साल तक युवा रहते थे पहले, तो उसकी जब राजनीतिक पारी समाप्ति की घोषणा कोई करता नहीं है, तो जब समाप्त होगी तब उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनमें लड़ाई होगी, फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा। 99% चांसेस बात कहें कि वो उसके परिवार का ही होगा, उसका बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो भतीजा होगा। तो अब कम से कम वो व्यवस्था बदल गई। अब ये है कि किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी को भी अवसर मिल सकता है। इस बात से जो 7.5 करोड़ लोग राजस्थान के होंगे वो तो खुश हैं, निश्चित तौर पर खुश होंगे, लेकिन जो विद इन पार्टी जो दूसरे लोग हैं, जो दावेदार हैं खास तौर पर, उन दावेदारों में एक निराशा, मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। और उसका असर ये दिखा साहब कि पहला सेशन जो शपथ ग्रहण के बाद में हुआ, और वो उस वक्त का जो पूरे देश के जो हालात, राजनीतिक हालात, वो याद करते हैं, आज की स्थिति देखते हैं। कांग्रेस के टिकट, लोकसभा चुनाव में टिकट लेने को तैयार नहीं हुए लोग, 2-3 जगह टिकट लौटाने की बात होगी। राजस्थान के बाहर एक आध जगह ऐसा हुआ कि इतना आदमी खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध भी हुआ, नामांकन वापस ले लिया। जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास ने करीब ये कह दिया था कि मैं नहीं के बराबर ही चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने मांगा ही नहीं लड़ना चाहता हूँ। उन 7 दिनों में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा जिसको लेकर ये लगे कि कांग्रेस ने अपनी जोरदार प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है बेहतर विधायकों के दम पे। लेकिन मुझे लगता है कि जो ही लोकसभा में 99 हुए तो 99, लेकिन राजनीतिक तौर पर खेलना वैसे शुरू किया जैसे शतक पूरा करने के बाद में खिलाड़ी खेलता है ना कि अब 100 तो पूरे हो ही गए, अब आउट भी हो जाए कोई बात नहीं, लगाओ जितना आगे बढ़कर खेल सकते हो खेलो। इस सेशन में, विधानसभा के इस सेशन में मुझे ऐसा लगा, और मुझे ये भी लगा कि आपको भी अपनी शैली को और आक्रामक और धारदार और थोड़ा सा सोची समझी तरीके से, जो होता है ना जिसको मेटिकुलसली प्लान्ड चीज़ें होती हैं, वैसे करना पड़ेगा। आप खुद महसूस करते हैं इस बात को? एक बात मैं बताऊं आपको, देखिए, जब किसी भी विषय पर यदि कोई आए आगे, मान लो जैसे कोई हम लोग अपना कोई चर्चा कर रहे हैं, किसी विषय पर डिस्कशन हो रहा है और उसमें आक्रामकता आ जाती है किसी, मतलब तो विपक्ष यदि कोशिश करेगा कि वो और हावी होने की कोशिश करे, ये करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी है, वो अपनी भूमिका निभाए, लेकिन हम लोगों को शालीनता से, तत्परता से अपना दायित्व निभाना है। सरकार जो अच्छा कर रही है उसको प्रस्तुत करना है। इसमें अपनी अपनी शैली होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि धारदार या वो कुछ भी, ऐसा कुछ भी करने की बात नहीं है। केवल अपना बात मैं ये कर रहा हूँ मदन जी कि अभी देखिए कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं, आप लोगों तक भी ये बातें पहुंचती होंगी, और हम चूंकि मीडिया वाले हैं, हमारा तो सब लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, सब तरह की बातें सुनते हैं हम, हमारे कान हमेशा खुले रहते हैं, तो हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते फीडबैक को लेकर, तो हमारे पास सब तरह का फीडबैक आता है। उन्हीं में से कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे लोगों को निराशा होती है जब वो ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, ख़ासतौर पर अभी ये जो कांड हुआ उस बच्ची के साथ, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ये ट्रिगरिंग का काम करेगा पश्चिम बंगाल की अव्यवस्था को, वन शॉट में जो उसका सॉल्यूशन राष्ट्रपति शासन के तौर पर दिखाई देता है लोगों को, और जिसमें राष्ट्रपति ये कह चुके हैं इनफ इज़ इनफ। राकेश टिकैत ये धमकी देते हैं कि वो तो उसी वक्त काम निपट जाता, और 26 जनवरी नहीं होती तो ट्रैक्टरों का रुख, पार्लियामेंट की तो कुछ नहीं होता उसमें है। राहुल गांधी बंगाल के बारे में नहीं बोलते, मणिपुर के बारे में बोलते बोलते उनकी ज़बान नहीं थकती। जिस फैसले को पूरे हिंदुस्तान की जनता के प्रतिनिधियों ने संसद में बैठकर अनुमोदित किया, 370 हटी, 35A के ऊपर बात हुई, उसके बारे में कोई अगर घोषणा पत्र में शामिल करता है कि साहब हम अगर आए तो 370 की वापस बहाली की कोशिश करेंगे, ये तो हुई राजनीतिक बातें। इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर बाद में आऊँगा, इन्हीं पर बात करते हैं। तो ये इस तरह की जब हिपोक्रेसी दिखाई देती है उनकी तरफ से, और जवाब में एक्शन नहीं दिखता,
उस नेतृत्व की तरफ से जो जाना ही डिसीजन मेकिंग के लिए जाता है, तो फिर आम कार्यकर्ता को निराशा होती है, आम कार्यकर्ता को भी, और आपका जो आम वोटर है उसको भी निराशा होती है। जो मैंने पढ़ी है वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। पार्टी को इस बात का एहसास होगा कहीं ना कहीं? नहीं है? नहीं, एक बात मैं बताऊं आपको कि जैसे हमने कभी भी संविधान को छेड़ा नहीं। ये जैसे राष्ट्रपति शासन की बात आपने कही, बंगाल में हो ऐसी स्थिति रही है कि वहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं वो, और कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। तो एक बार जनता को तो लगता है कि यहाँ पर तो तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं लोग करते हैं। लेकिन हमने सोचा है कि सुधार करें, सुधरे, हम प्रयास करें, दबाव बनाएं, उसको सही लाइन पर लाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करें। राष्ट्रपति शासन लगाना तो अंतिम हथियार होता है, हम उसका उपयोग कम से कम करना चाहते हैं, इसलिए हमने नहीं किया, ये बात सही है। जहाँ तक ये एनसीपी ये बात कहे कि हम कश्मीर में फिर से बहाल कर देंगे धारा 370, हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है। केवल कश्मीर में एनसीपी और कांग्रेस मिल करके भी यदि, जो संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ जीत भी गई तो भी हम जानते हैं, हमारा नेतृत्व जानता है कि किसी भी कीमत पर वो इसकी बहाली कर नहीं सकते, क्योंकि ये केंद्र और राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, और वो दोनों उस परिस्थिति में उनके पास में कोई वो इतनी ताकत आ भी नहीं सकती, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा उसमें हमारा अच्छा बहुमत है। इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम इसी आधार पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, हम उनकी वस्तु स्थिति जनता के सामने रख भी रहे हैं। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि ये संभव नहीं है। वो कुछ भी चिल्लाते रहें, बोलते रहें, करते रहें, और जनता इसका जवाब देगी ना उनको। और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस को भी इसका जवाबदेही कांग्रेस की भी है कि उसने कैसे समझौता किया। ये विषय एक तरफ हो गया। तीसरी बात आपने मेरे से कही कि लोकसभा में कोई इतना बहुमत नहीं भी मिला, लेकिन वो ऐसा लग रहा है हम गढ़ जीत गए। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये वही बात हो गई कि कोई बच्चा निरंतर फेल होता जा रहा है और वो थोड़ा पासिंग मार्क्स ले आए और वो उछलने लग जाए। पासिंग मार्क्स तो नहीं कह सकते, उसके निकट आ जाए। अब ये अपेक्षा से ज़्यादा कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस को अपेक्षा थी 40-45 सीटें जीतने की, उसने 99 जीत ली, तो वो उछल रहे हैं। हमको अपेक्षा थी कि हम 272 पार करेंगे, हमने नारा दिया, लेकिन नारा तो लक्ष्य तो हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन हम 240 तक आए। और प्री पोल अलायंस जो हमारा था उसको हमको अच्छा बहुमत मिला। प्री पोल अलायंस जो हमने किया उसमें हमको बहुत अच्छा बहुमत मिला। तो हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन हम संयमित जीवन, संयमित तरीका, संयमित व्यवहार हम वो अपना रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको सरकार चलानी है, हमको उनके बराबर उच्छृंखल तो बनना नहीं है, नाटकबाजी करनी नहीं है। वो नाटकबाजी कर रहे हैं, कई शब्दावली उनकी बिगड़ती जा रही है, लेकिन हमको चूँकि गंभीरता दिखानी है। सरकार जो चला रहा है उसको हमेशा गंभीर होना ही पड़ता है और गंभीरता दिखानी पड़ती है। समन्वय स्थापित करके व्यवस्थित रूप से देश चलता रहे, देश अस्थिर नहीं हो जाए, देश में केवल ये झगड़ा टंटाई नहीं रह जाए। इसलिए हम शांति से सरकार चला रहे हैं। इसमें गंभीरता से सरकार को व्यवस्थित रूप से जो हमने बजट दिए, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम उनकी बराबरी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उसी दिन हो जाता जिस दिन उन्होंने सदन के अंदर राहुल जी ने जो व्यवहार किया, कैसा भाषण दिया। मतलब मैं सोचता हूँ कि अपरिपक्व भाषण था उनका। हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल देना, मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा अमर्यादित व्यवहार, अमर्यादित जिसको कहना चाहिए, इससे घटिया कोई मतलब शब्द व्यवहार हिंदू के लिए कहा नहीं जा सकता जो उन्होंने कहा। मैं सोचता हूँ हिंदू के साथ में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया हिंसा के साथ, अब उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदुत्व है क्या, उनको ये जानकारी भी नहीं है। वो हिंदू जो चींटी को दाना देता है, कबूतर को चुगा देता है, पेड़ को सजीव समझता है, रात्रि को पेड़ को हिलाना नहीं चाहिए, इस प्रकार का जिसका स्वभावगत है, सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव जिसके मन में, उसको हिंसा के साथ जोड़ना और फिर वो दूसरे जो कांग्रेसी, वो जो खुद अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो ताली बजा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई हो नहीं सकती। तो भी हमने संयम बरता।
हमारी पार्टी के नेताओं ने संयम बरता, उन्होंने सरकार सही चले, ढंग से चले, उनका साथ भी लें, आज नहीं तो कल समझ आएगी, इस हिसाब से उन्होंने बर्दाश्त किया। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही व्यवहार हम कश्मीर वहाँ भी कर रहे हैं, कश्मीर में भी ऐसा ही व्यवहार हम बंगाल में भी कर रहे हैं कि आखिर समझ आएगी, धीरे धीरे आएगी। हम धीरे धीरे उनको भी लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आए नहीं ये अलग बात है, लेकिन हमारा सद प्रयास है, हमारा प्रयास अच्छा है। नहीं तो आपको इस बात का अंदाजा है, आप पार्टी को भी अंदाजा होगा कि आपका ये सहिष्णु चेहरा आपको लोकप्रियता नहीं दिलाता, आपका जो दृढ़ चेहरा है वो आपको लोकप्रियता दिलाता है। आप जो फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं कि कोई कुछ कहेगा सो कहेगा, 370 हटेगी तो हटेगी, 3 तलाक हटेगा तो हटेगा। भाजपा इस चेहरे के साथ लोगों के बीच में जाती है तो लोकप्रियता तो वहाँ से आती है, इस सहिष्णुता के साथ थोड़ी आती है। आप सही कह रहे हैं, आती तो उसी से है, लेकिन हम उस धारा का उपयोग नहीं करना चाहते जो मतलब जैसे हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमारी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जो चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, कई बार किया। आपको पता है कि अयोध्या वाला जो इश्यू हुआ 92 में, उस समय भी हमारी चुनी हुई 5 सरकारों को उन्होंने बर्खास्त कर किया था। उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया। ऐसे ही इमरजेंसी के अंदर उन्होंने संविधान को तोड़ा। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया। उसके बाद शाहबानो प्रकरण में उन्होंने संविधान को तोड़ा, शाहबानो वाले केस में संविधान को तोड़ा। ऐसे कई बार उन्होंने संविधान को तोड़ा, लेकिन हमने इसको कलंक बताया कि ये संविधान के साथ छेड़खानी करना ये ठीक बात नहीं थी। मौलिक अधिकारों का हनन करना, आम नागरिक के मौलिक अधिकार है उसको समाप्त करना, ये ठीक बात नहीं है। ये संविधान में पाबंदी है इसके लिए, लेकिन उन्होंने किया। 356 का उपयोग करते हैं और उन्होंने हमारी सरकारों को बर्खास्त किया, ये बात आपके सबके सामने भी है, लेकिन हमने ये किया नहीं। लेकिन नज़र है, हमारी सरकार की नज़र है कि यदि पानी सर से गुजरेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी सर से गुजरेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे क्या? मुझे ताज्जुब होता है, भारतीय जनता पार्टी में वक्तृत्व क्षमता पता नहीं आपकी पार्टी का कोई डीएनए में है कि आपके जहाँ जो लोग हैं बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे आपने कहा, आपने मुझे कहा, हमारी बातचीत हो रही है, टीवी पर जाएगी, जितने लोग देखेंगे सुनेंगे समझेंगे, या कुछ लोगों को वैसे पता होगा। 100 से ज़्यादा बार मेरे ख्याल में चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने हटाया और राष्ट्रपति शासन लागू किया। आपके यहाँ पर्ची सीएम राजस्थान में कहते हैं। अरे भाई, हमको तो बहुत और याद है जब माखनलाल फोतेदार हंसे तो मुख्यमंत्री फंसे। इंदिरा गांधी के यहाँ से मुख्यमंत्री जी गए और निकले, और अगर माखनलाल फोतेदार ने जाते हुए हंस दिया तो पता होता था कि मुख्यमंत्री जी बाहर आएंगे, तब तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस तरह की और सारी जो आपने बातें कही, उनमें सब में भाई ये एक लिमिटेड वर्ग को पता है। जो नया मतदाता 18 साल का बच्चा, वो क्या माखनलाल फोतेदार जानता है, वो कौन सा बिल्किस बानो प्रकरण जानता है, वो नहीं जानता ये सब कि पहले 60-70 साल में क्या क्या हो गया। वो आज की बात देख रहा है, पिछले 5-7-10 साल की बात देख रहा होगा। वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाने का मैकेनिज्म मैं समझता हूँ कि परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? एक बात मैं बताऊँ आपको, वैसे तो यूँ समझे, आपने कई उदाहरण गिना दिए। अपन मोहनलाल सुखाड़िया से शुरू करो ना, राजस्थान में मुझे लगता है कि टीकाराम पालीवाल से शुरू करो। शायद कोई अपवाद रहा होगा नहीं, एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में एक भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मथुरादास माथुर कैसे कैसे आए और खिलौने की तरह उड़ते गए और आते गए, ये अपन हाँ, इतने में भी मुख्यमंत्री बदल गए कि इतने बदल दिए। ये बात अपन सब जानते हैं। कई सरकारें, केवल राजस्थान की बात नहीं करूं, हिंदुस्तान में भी कई सरकारों को इन्होंने, कई मुख्यमंत्रियों को, ये बात आपने सही कही। लेकिन हमने इस बार कभी भी मिड सेशन में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। और फिर यदि हमने ये जैसे कहते हैं ना कि पर्ची वाली बात जो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेतृत्व बैठ करके चर्चा करता है, चर्चा करने के बाद देखता है कि मटेरियल कैसा आया है नीचे, उस मटेरियल में से किसको नेतृत्व दिया जाना चाहिए, इस आधार पर वो तय करता है। ऐसा नहीं है कि मेरी पसंद के व्यक्ति को दे दिया जाए या मेरी पसंद के व्यक्ति को काट दिया जाए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है।
हमारे यहाँ नेतृत्व बैठ के चर्चा करता है, चर्चा करने के बाद निर्णय करता है। तो हमको इसीलिए ऐतराज़ नहीं होता उस बात पर, तुरंत हम स्वीकार करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो कि गुजरात हो कि राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी स्थानों पर सोच समझ करके निर्णय नेतृत्व करता है और वो सफलतापूर्वक शासन चला रहे हैं। आज आप किसी भी प्रदेश की उठा करके देख लो, सभी स्थानों पर सुव्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था चल रही है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की पिन नहीं हिली। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को देख लो आप, एक लफ्ज़ नहीं बोला और तुरंत स्वीकार किया, नाम प्रपोज किया शिवराज सिंह जी ने और तुरंत मोहन जी आ गए। शिवराज सिंह जी, ये ठीक है कि बाद में उनको क्या पता था तब कि मुझे कहाँ लिया जाएगा, लेकिन चुपचाप स्वीकार किया, क्योंकि हम नेतृत्व पर भरोसा करते हैं कि नेतृत्व सोच समझ करके सटीक निर्णय लेता है, सही निर्णय लेता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, हम बैठ करके फैसला करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पसंद नापसंद नहीं होती। कुछ फैसले, कुछ निर्णय लेकिन ऐसे हुए जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से गलत साबित किया, जैसे राहुल कस्वा का फैसला था। किसी ज़माने में हो गया था हालांकि ये फैसला, लेकिन हनुमान बेनीवाल का दूर जाना भी कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था। रविंद्र सिंह भाटी का लोकसभा चुनाव में जो आकलन है वो ये है लोगों का कि वो भी एक नुकसान का ही सौदा हुआ, वो भी फैसला गलत था। कुछ लगता है आपको कभी कभी कि कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनमें जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में उनको लेकर थोड़ा सा और लचीला रुख अपनाया मैं जाना आपको चाहिए? एक बात बताऊं, आपने जी। राहुल जी कस्वा का नाम लिया, जी। कितनी बार टिकट दिया? उनकी माताजी को टिकट दिया, उनके पिताजी को टिकट दिया, उनको टिकट दिया। इस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। एक बार टिकट कटा, बर्दाश्त कर लेते, आज वो सर्वे सर्वा होते राजस्थान के। मेरी कितनी बार टिकट कटी? सर्वे सर्वा का मतलब क्या होता है? सर्वे सर्वा मतलब कि आज त्याग करने वाले का क्या होता है। जैसे मेरी टिकट कटी 2003 इसी से पर आना, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या मैं यही बता रहा हूँ आपको। 2003 से 8 में मैं एमएलए रहा, जी। कैबिनेट मिनिस्टर को हराया, 8 में टिकट नहीं मिली, मैं चुपचाप पार्टी का काम करता रहा। 2013 में फिर से मुझे दिया, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत करके आया। 18 में फिर मुझे नहीं दिया, मैं पार्टी का काम करता रहा। 23 में भी मुझे टिकट नहीं दिया, मैं पार्टी का काम करता रहा। तो मुझे नेतृत्व ने नहीं, आपको वो जो ऊंचा बहुत सर्वोच्च चर्चित सदन वो पे जो भेज फोन दी। था, जो आपकी बात हुई, बात नहीं, मैं करवाई एक गई। निवेदन करूं, पहले मेरी बात को मैं पूरी कर दूं। जी। तो मैंने धैर्य रखा, तो पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया और उसका मुझे मतलब एक सम्मानजनक स्थान भी दे दिया। मैं अपेक्षा नहीं करता था, बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा ना कि मैं जो अपेक्षा silent नहीं heroes, करता था, बिल्कुल, हाँ। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिलेगा, मुझे वो स्थान दे दिया। राहुल जी को इंतजार करना चाहिए, मतलब मैं कस्वा जी की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी जी की बात नहीं कर रहा, राहुल गांधी जी राहुल कस्वा जी को इंतजार करना चाहिए था। थोड़ा धैर्य रखते पार्टी उसको उसका आकलन करती, उनके धैर्य का सम्मान करती, और सम्मान करती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आपने मुस्कुरा के बिल्कुल, मेरे से बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, किया, हाँ, तो कुछ तो भी हो सकता था। समझ धैर्य गया का मैं। तो सम्मान होता ही, लेकिन तौर पे। उन्होंने क्या कि अपने नाम के कस्बा वाले तो ध्यान रखा नहीं, राहुल ध्यान रखा राहुल की तरफ बढ़ गए। राहुल के साथ चले गए। मैं सोचता हूँ ये थोड़ा जल्दबाजी कर ली उन्होंने, हमको नुकसान हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं वो फ़ोन पे जो आपकी बात हुई थी उस पर जोर देकर बार बार दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो जो मंत्र था ना, वो मंत्र आपके बहुत काम आएगा। आता अब से पहले अगर वो मंत्र सार्वजनिक हो जाता है, आप उसका इस्तेमाल करते, जैसे भाटी के केस में हो जाता, जैसे किसी और केस में राजस्थान में, और अब उपचुनाव आ रहे हैं, फिर चुनाव आएंगे, फिर टिकट मांगेंगे लोग, फिर टिकट नहीं देने पड़ेंगे आपको बहुत सारे लोगों के। तो आपको जो कहा गया था उस वक्त, क्या कहा गया था? कुछ भी नहीं, एक लाइन थी, मदन राठौड़, मैंने कहा प्रणाम साहब, कि जाकर विड्रॉ करो, बस। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, और उस वहाँ क्या बोल सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं बोला। चलिए, आपने साफ गोई से कम उसको जगजाहिर किया कि इतनी ही बात थी। मुझे लगता है कि आपको भी कभी कुछ ज़रूरत भी पड़े नहीं। फ़ोन करने की तो इतनी ही बात में मान जाएंगे लोग। राजकुमार राउत के लिए प्रभारी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की गोद में जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। उससे ऐसा लगने लगा था कि कहीं आपकी नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं, क्या आपके साथ भी आ सकते हैं? कि आपने कहा कि कोई संभावना है? मैं एक बात आपसे बताऊं साहब, हमारे प्रभारी जी ने ऐसा नहीं कहा था। प्रभारी जी ने जो कहा, मैं बहुत क्लियर बोलता हूं आपको, उन्होंने कहा कि राजकुमार जी रोत जनता के आशीर्वाद से जीत गए। जीतने के बाद
उनको जनता की सेवा करनी चाहिए थी, और जनता की सेवा करने के लिए उनको कहाँ से आशीर्वाद सहयोग मिल सकता है उसका ध्यान रखना चाहिए था। कांग्रेस से उनको क्या मिलने वाला है, वहाँ क्यों गए, ये बात कही। अब इसका अर्थ वो लगा दिया किसी ने कुछ कि वो तो आमंत्रण है। राजनीति में तो ये तो वही सब समस्या है ना कि अगर आप समोसे और चाय रख रहे हैं तो समोसा किधर रखा है, चाय किधर रखी है, इससे भी मैसेज देखे जाते हैं, इसका भी अर्थ निकाला जाता है। जैसे कि जो कम वोटिंग परसेंटेज थी लोकसभा के पहले चरण में, उसके बाद से ये धारणा बलवती हो गई, और अगर ये अफवाह थी तो इसने और जोर पकड़ लिया कि संघ अनमना हो गया है। पार्टी के और संघ के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं। खासतौर पे बयान तो था ही सबसे ज़्यादा बहुचर्चित। अगर ऐसा है कहीं दूर दूर तक आम आदमी की, मैं वही बात है ये कि सच क्या है पता नहीं, लोगों तक क्या पहुंच रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। लोगों में अगर ये धारणा बन रही है कि संघ के और भाजपा के बीच में बाल बराबर भी दूरी आ गई है, तो पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं बनाती क्या? देखो, दूरियां नहीं है। संघ जो है वो एक सांस्कृतिक संगठन है, एक समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। संघ ने कभी भी कोई राजनीति करने की कोशिश नहीं की। संघ ये चाहता है कि राष्ट्रीय चरित्र सब में हो, कांग्रेस में भी हो, राष्ट्रीय चरित्र कांग्रेस में भी हो, संघ ये भी चाहता है। तो राष्ट्रीय चरित्र सब में हो। अब चूँकि बीजेपी निकट है, बीजेपी राष्ट्रीय चरित्र की ओर ज़्यादा जोर दे रही है, बीजेपी राष्ट्रीय चरित्रवान लोगों का एक संगठन है, तो इसलिए संघ उसके निकट है। अब कांग्रेस, जैसे हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और कांग्रेस ने सवाल करने शुरू कर दिए, मैं सोचता हूँ कि कोई भी देशभक्त नागरिक ऐसे सवाल सेना से नहीं करेगा। हाँ, सही है। राम मंदिर का निर्माण हुआ और कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये उस समय कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि कांग्रेस भी मैच्योर स्टेटमेंट्स होते हैं ये आम आदमी के, कांग्रेस भी उस समय सर्जिकल स्ट्राइक का यदि वो कर देती, हमारी सेना का सम्मान कर लेती, हमको श्रेय नहीं देती, मोदी जी को भले ही श्रेय नहीं देती, धन्यवाद नहीं देती, मान लिया, लेकिन सेना को तो धन्यवाद दे देती कि अच्छा किया। मंदिर निर्माण हुआ, जाते, कौन सा मंदिर, राम मंदिर कोई केवल बीजेपी के लिए है या केवल हमारे लिए है? राम मंदिर तो इस देश के लिए बना है, चले जाते हैं उसमें। बहिष्कार शब्द नहीं बोलते, जाना नहीं जाना तो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ होती है नहीं भी जावे आदमी, लेकिन शब्द किया बहिष्कार। अब ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को तो फिर थोड़ा वो ऐसा लगता है कि इनको कभी संस्कारित होने की ज़रूरत है। और इस समस्या को कैसे डील कर रहे हैं आप? आम आदमी भी अभी समझ नहीं पाया इसको, और इस तरह की डिबेट्स होती हैं तो उसमें आमतौर पर आपके गेस्ट भेजने से आप लोग परहेज करते हैं। राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी या उस विचारधारा की पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया कि कैटेगराइजेशन कर दो और कोटे में कोटा और उप विभाजन कर दिया जाए, उससे न केवल उसका विरोध करते हैं बल्कि उसके ऊपर कुछ भी कहने से बचते हैं। हिपोक्रेसी। अगर आपको जातिगत जनगणना करानी है तो क्यों करानी है? क्या ये बताने के लिए कि फला फला जाति के इतने वोट हैं? ये निश्चित तौर पर इसी के लिए ना कि उनको उनके हिस्से का, उनके अनुपात का लाभ उन्हें मिल जाए। और जब लाभ देने की बात आती है तो फिर वो उस जगह या तो खामोश है या विरोध में खड़े हैं। चूँकि एक इस तरह का एक वो बन गया है, एक इकोसिस्टम इस तरह का बन गया है जिसकी पुष्टि जगह जगह की घटनाओं से होती है। मेरा किसी राजनीतिक दल के प्रति ना तो कोई झुकाव है, ना किसी से कोई विद्वेष है। कौन रिप हो, हमें कहानी, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखते हम हैं और देखने का काम है हमारा, सुनने का काम है, बोलने बताने का काम है। एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें अल्पसंख्यक बनाम भाजपा हुआ करता था। पार्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, मुस्लिम लीग से लेके AMIM तक कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ उसका विस्तार होकर उसके साथ जुड़ते हैं दलित, अब आदिवासी, अब किसान वर्ग, और वहाँ सेलेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैं इसको देश के लिए घातक मानता हूँ, इसलिए ये बात इतना विस्तार से और इतना खुलकर कह रहा हूँ कि उदयपुर में देवराज मोची नाम का बच्चा है, उसके साथ कुछ होता है तो, लेकिन चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय से दूसरा बच्चा आता है, तो जो दलित नेता यहाँ से 500-1000 किलोमीटर दूर बैठ करके दलितों की चिंता करते हैं, वो इस केस में चिंता नहीं करते, उनकी ज़बान नहीं खुलती, सेलेक्टिव होते हैं। विरोध जो होता है सेलेक्टिव होता है। ये जो जातिगत राजनीति है इतनी गड्ढमड्ढ हो गई है, इतनी गुथ गई है आपस में, ये जहर इतना आपस में मतलब गुथ गया है, इसको सुलझाना मुझे कम से कम एक नागरिक के तौर पर बहुत मुश्किल काम लगता है।
और बहुत बड़ा खतरा भी लगता है। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? बात सही है आपकी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं सोचता हूँ कि आपके मन में बहुत जो दर्द है वो आम नागरिक के मन में दर्द है। ये एक तरफ जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये केवल नाटकबाजी है और केवल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। जब मैं उस बच्चे के यहाँ गया था अभी 3 दिन पहले, मतलब वो मासूम बालक 14 साल का, जो कोई ये सब नहीं समझता इधर उधर, वो एक स्वांग रचा था उसने शिव जी का। वो माँ बाप ने ला करके मुझे उसका वो दिखाया, शिव वो बना हुआ था। और उस दिन तो उसने पुस्तक में वो तिरंगा वो बनाया था, इससे ज़्यादा उसने कोई कुछ भी नहीं किया था। अब दूसरा एक ऐसा संस्कार उस बच्चे को मिलता है परिवार में, जिसमें एक क्रूएल, मतलब क्या कहना चाहिए, एक ऐसी भावना उसमें भर दी जाती है और वो बच्चा उसको चाकू मार देता है, जिससे उस बच्चे की जान चली जाती है। मुझे रोना आ गया था वहाँ उस घर में बैठे बैठे, आंसू रुक नहीं रहे थे। किसी भी फिर संवेदनशील मैं आदमी निकला। ने ऐसा ही महसूस अब किया। मैं ये नहीं समझ पाया कि वहाँ उस घर में ऐसा वातावरण क्यों है। अच्छा, फिर कोई कांग्रेसी नहीं बोलता, कोई दूसरे नेता क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं उसके घर पे गए? ये इससे ज़्यादा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा क्या होगी? कहाँ वो अनुसूचित जाति के प्रति उनका आदर प्रेम तो है ही नहीं। वो केवल और केवल समाज को तोड़ने का वो षड्यंत्र, तुष्टीकरण ये करते हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। एक मोची समाज का बच्चा, निर्दोष बालक, पूरे देश के मन में उसके प्रति मतलब संवेदना है, आम नागरिक के मन में है। आज हृदय द्रवित होता है जब चर्चा करते समय भी उसके माँ बाप को देखा नहीं, मतलब अपन सोचें कोई भी उनकी संवेदनशील क्या आदमी स्थिति ऐसा थी ही सामने महसूस देख करेगा। करके। बिल्कुल सही बात। अब ऐसे समय में उन लोगों को, यानी राजनीति से हटकर समाज में अच्छे संस्कार पैदा हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। सबको मिलके करना चाहिए, कोई हमारा ठेका नहीं है, उनको भी मिलके करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात और बताऊं, एक तरफ वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस पेज नंबर 7 पर लिखती है कि हम बहुसंख्यकवाद को समाप्त करेंगे। पेज नंबर 9 पर लिखती है कि अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे। अब आप कल्पना करो, वो एक समाज को इस प्रकार से, एक परिवार में 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को कोई विशेष लाभ दे और दूसरे बच्चे को तिरस्कृत करके फेंके, तो विभेद तो होगा, सही बात है, खाई बढ़ेगी, आपस में वैमनस्य होगा। ये ऐसा पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे 140 करोड़ देशवासी हमारा मेरा परिवार है। वो इस प्रकार का मतलब संदेश देते हैं, वो तो उसमें भेदभाव है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हमारे नेतृत्व ने एक बात कही है कि पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, कहीं भी जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्रभक्ति चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का यदि मैच होवे क्रिकेट का और भारत हार जाए, उस समय जो पटाखे फोड़ते हैं वो इस देश का देशभक्त नहीं हो सकता। देश के नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। ये संस्कार तो इसमें सब कांग्रेस में क्यों नहीं है? अब कांग्रेसी नेता क्या करते हैं, जब हमारा आपस में डोकलाम में संघर्ष हो रहा था चीन के साथ, तो जिस पार्टी का नेता उनसे बलगैयाँ करे, हमारे विरोधियों से, चीन के सेनापति से बलगैयाँ करे, सर्वोच्च नेतृत्व से जो आपस में दोस्ताना व्यवहार करे, तो ये क्या कहेंगे? इसको अराष्ट्रीय गतिविधि नहीं कहेंगे क्या? या जो आपने कहा कि हमको जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, आपने सवाल किया था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। वो कहे कि हम वहाँ पहुँच जाते, तो इस बात को बढ़ावा देना चाहिए। और जो पार्टी इसको बढ़ावा दे रही है वो अराजकता की स्थिति पैदा नहीं कर रही है क्या? क्या चाहती है देश में? देश की आर्थिक व्यवस्था को
नेस्तनाबूद करना चाहती है, देश की एकता को तोड़ना चाहती है, हमारे व्यवस्था को चरमराना चाहती है। आज बांग्लादेश में क्या हुआ, पड़ोसी देशों से शिक्षा नहीं मिलती क्या? लेना चाहिए। वहाँ पर अराजकता की पराकाष्ठा हो गई। तो उसमें सहिष्णुता कब तक चलेगी फिर? आपके स्तर पर सहिष्णुता कब तक चलेगी? नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? इसकी एक सीमा होती है, हर चीज़ की सीमा होती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी को कि उन्होंने कूटनीतिक व्यवस्था कराई। वहाँ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को भाग करके शरण लेनी पड़े, वहाँ के थाने पर कब्जा कर लिया जाए, थानों में से शस्त्र लूट लिए जाएं, वहाँ की न्याय व्यवस्था पंगु हो जाए, भाग जाए, सेना असमंजस की स्थिति में हो जाए कि मैं किसका कहना मानूं, किसका नहीं मानूं। उस समय नरेंद्र भाई ने कूटनीतिक दूरदृष्टि रख करके, कूटनीतिक तरीका अपना करके और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करी और कि वहाँ पर एक वहाँ का पदक प्राप्त व्यक्ति को वहाँ की सत्ता संभलवाई। इसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे डोभाल और उन लोगों की हाँ व्यवस्था का मतलब धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करी। नहीं तो क्या होता बताओ, कत्लेआम होता। हमारे भाइयों के घर लूट लिए गए, भाग करके वो आ रहे हैं घर बार छोड़ के। जो आसियाना उन्होंने तैयार किया, इतने वर्षों तक तपस्या करके जो तैयार किया, सोचा ये था कि इसमें हमारी औलाद सुखी जीवन जिएगी, उसको घर छोड़ के भागना पड़े। उसके मन की स्थिति पर आकलन करो आप, क्या हो सकता है? उसके मन की क्या स्थिति बनी होगी? वो घर छोड़ के भागा है, हिंदुस्तान की सीमा पर आकर के शरणार्थी जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहा है, बहन बेटियों को लेकर के भाग रहा है, उसकी बहन छीन ली जाती है। क्या मन की स्थिति होगी उस व्यक्ति की? यानी भारत कल्पना करें। और दूसरी तरफ मैं और दूसरी बात बताऊं आपको, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है, वो लोग कहे कि मेरी नज़र है इस मकान पर हो, ये बाहर निकले भागे और मैं इस पे कब्जा करूं। और दूसरा वो सोचे कि नहीं नहीं पहले मेरी नज़र थी इस पे, तू मत इस पे मत कर, मैं कब्जा करूंगा। यानी क्या कल्पना करो ना, क्या अराजकता। इससे लेकिन हमने वहाँ एक समझदार केयर टेकर को बिठाया, वो हमारी भूमिका करी है, ये हमारी भूमिका है। पड़ोसी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है और हमने वो व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया। ये इसमें कूटनीतिक सफलता, अब हम इसकी जगजाहिर नहीं करेंगे, लेकिन अब हो गई, जाहिर तो हो गई हो गई अब। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ये तो कर्तव्य बनता है, पड़ोसी होने के नाते दायित्व बनता है हमारा भी, क्योंकि आखिर आग कहीं भी लगी है, आग कहीं भी लगी है, वो आग कहाँ तक बिल्कुल समाप्त होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। तो रोकना तो बहुत जरूरी है, वहाँ कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं हो सकता कि नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था। नहीं, हमारे यहाँ तो कह रहा स्थिति नहीं होती, बहुत कुछ तस्वीर बदल गई, जिसका एक बहुत बड़ा लोगों में परसेप्शन ये बन गया कि गलत करोगे तो बुलडोजर तो तैयार है ही। तो वो तो चाहे यूपी का मॉडल शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में। उसके अलावा अभी जिज्ञासा है लोगों में यूसीसी को लेकर, क्या राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता के ऊपर विचार होगा? क्या यहाँ भी जैसे असम में इसको लेकर के ज़्यादातर चर्चा में रहता है, असम रजिस्ट्रेशन जो होगा वो मदरसों में नहीं होगा, वो काजी साहब के पास नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिर लड़ाई झगड़े सेटल कराने आते हैं आप सरकार के पास कोर्ट में, तो वहीं रजिस्ट्रेशन कराइए जहाँ पे आपको अल्टीमेटली आना है। जैसा वक्फ जैसा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इन सब के लिए राजस्थान को भी तैयार रहना चाहिए मानसिक तौर पर। अब जैसे वक्फ वाली बात कही आपने, तो जेपीसी बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसकी मीटिंगें चल रही है, वो निर्णय करेगी जो, क्योंकि जेपीसी जब बन गई है तो उस पर अपन चर्चा नहीं करते, वो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन यूसीसी जो है, इससे किसको दिक्कत होनी चाहिए? किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, तर्क के साथ कोई जो मेरे पड़ोसी को फायदा मिल रहा है वही मुझे मिले, जो उसके लिए न्याय है, कानून है, वही कानून मेरे लिए भी हो। इसमें किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। सही बात है, इसमें कोई भेदभाव है भी नहीं। एक लोकतांत्रिक देश में समानता तो हर व्यक्ति की अपेक्षा है। कोई बात आप अपनी तरफ से कहना चाहें, आपके मन की बात तो आप फरमाएं। मैं तो यही आपके माध्यम से मैं मन की बात तो यही कहूँगा कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। प्रत्येक नेता को सकारात्मक भूमिका अपनी निभानी चाहिए। कहीं पर भी
वैचारिक मतभेद होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नए सिरे से नए विषय पर साथ में बैठ के चर्चा करना चाहिए, प्रेम से। आपकी बात मेरी समझ में आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूँ, मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो आप स्वीकार कर लो। इस भावना के साथ राजनीति में काम करें, प्रेम के साथ रहें, हम अपने आप को तैयार रखें कि आपकी बात ठीक लगी तो स्वीकार करेंगे। समाज को एक करने का काम करें, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं करें। आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसमें हम सब अपनी भूमिका निभाएं। देश की प्रतिष्ठा बढ़े, इसमें अपनी भूमिका निभाएं। दुनिया में भारत का मान हो, सम्मान हो, इस दिशा में हमको क्या कदम उठाना चाहिए, सब मिलके काम करें। राजनीति जब आए तब करना, लेकिन चुनाव निकल जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद में सबको मिलके विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। सही है, आपकी कार्यशैली में भी, आपके रहनी सहनी में भी, आपको जानने वाले लोगों ने जो आप बोल रहे हैं उसी तरह से चलने वाले एक व्यक्ति के तौर पर देखा है। बहुत शुक्रिया मदन जी, आपने समय दिया और सारी बातें खुलकर आपने अपने मन की बात हमारे साथ शेयर की। मेरे सवालों का आपने खुल करके जवाब दिया। बहुत कम होता है ऐसा, नहीं तो गोल मोल दाएं बाएं इधर उधर कर दिया जाता है। सवालकर्ता के पास सवाल से संबंधित जानकारी प्रश्न करने से पहले और बाद में उतनी ही रहती है। प्रश्न हो जाता है, उत्तर भी हो जाता है, लेकिन जानकारी उतनी की उतनी रहती है। ऐसा आज नहीं हुआ, आपने बहुत खुल करके उन सारे सवालों को जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।